अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। दोस्तों और जी साथियों, आज 24 जनवरी है 2024 और हमने मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तहत एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज की है जिसका टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टॉपिक से आप हजरात को अंदाज़ा हो गया होगा कि किस मौजू पे आज गुफ्तगू होगी। आज इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमने जिस मेहमान को मदऊ किया है वह आपके सामने हाजिर भी है माशाअल्लाह। आसिम इफ्तिखार साहब है हमारे। मैं मुख्तसर आसिम इफ्तिखार साहब का तारुफ तो माशाअल्लाह होते रहता है, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे नहीं जानते हैं। तो स्पीकर का मुख्तसर तारुफ आप हजरात के सामने आ जाए और बस उसके बाद हम बगैर किसी तमहीदी गुफ्तगू के आप हजरात के सामने अपने मौजू से मुताल्लिक गुफ्तगू शुरू कर देंगे। हमारे साथी आसिम इफ्तिखार साहब दीनी बैकग्राउंड के अंदर भी माशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक अता फरमाई, हिफ्ज़ किया कुरान करीम का। और भी इनकी ज़िंदगियाँ कुछ इब्तदाई जो अरबी दर्जात थे उसके पढ़ने में गुजरी। उसके बाद बाकायदा दूसरी जो तालीम है उसको इन्होंने पढ़ना शुरू किया और पढ़ते पढ़ते इन्होंने मास्टर की है पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। और फ़िलहाल ये पीएचडी कर रहे हैं इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर और कुछ साल के अंदर इंशाअल्लाह मुकम्मल इनकी पीएचडी हो जाएगी इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर। ये देख इनका मुख्तसर तारुफ़ रहा। सबसे बड़ी खूबी अल्लाह तबारक व तआला बहुत कम लोग होते हैं जिनको बहुत सी ज़बानों पर मलका अता फरमाते हैं। तो ज़बानों का मलका एक बहुत बड़ा हुनर है। यानी अगर आपको कोई ज़बान आती है तो ज़बान के ज़रिए आप उस ज़बान की लिटरेचर को आसानी से पढ़ सकते हैं। और जब हम किसी भी लिटरेचर को उसके ओरिजिनल ज़बान के अंदर जब पढ़ेंगे तो उसका जो ओरिजिनल मीनिंग है वो हमारे सामने खुल कर आ जाएगा। कुरान करीम की मिसाल ले लीजिए कि कुरान करीम अगर अरबी किसी को आती है तो फिर एक लुत्फ़ अलग आता है कुरान करीम को पढ़ने का, उसको समझने का, हदीस मुबारका को पढ़ने का और उसको समझने का। तो जिस तरीके से एक अच्छी अरबी आती है तो इस्लामिक लिटरेचर बहुत ज़्यादा समझ में आता है, बल्कि उसकी ओरिजिनलिटी जो होती है, जो उसकी हकीकत होती है, वहाँ तक हम पहुँच पाते हैं कि जो कुरान कहना चाहता है, हदीस कहना चाहती है। ये एक ज़बान की खूबी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे आसिम इफ्तिखार साहब को अल्लाह तबारक व तआला ने कई ज़बानों पर मलका अता फ़रमाया है। अरबी ज़बान पर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल उबूर, उर्दू ज़बान पर, इंग्लिश, इसके अलावा पर्शियन लैंग्वेज और फ़ारसी, इसके अलावा टर्किश और दीगर और भी ज़बानें हैं, हिंदी, कुछ संस्कृत पर। तो कोई ऐसी ज़बान नहीं है जो हम इंडिया में रहकर बोलते हैं और इनको नहीं आती हो। तो बाहर की भी बहुत सी लैंग्वेज इनका चूँकि ये इंटरेस्ट रहा है और इन्होंने अपने इंटरेस्ट का फ़ायदा उठाते हुए अभी भी सीख रहे हैं और भी ज़बानों को। और इसलिए जितनी भी लिटरेचर आपके सामने ये पेश करेंगे या इनका अपना भी जो ज़ाती मुतालिक या जो मामूल है या जो तरतीब है उसके अंदर ये बहुत कम ही ट्रांसलेशन को पढ़ते हैं, डायरेक्टली उस किताब और उस लिटरेचर को उसी ज़बान में पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब एक आदमी जिस ज़बान के अंदर जो लिटरेचर लिखा है उस ज़बान में पढ़ रहा होता है तो गोया कि वो उसी को पढ़ रहा होता है जिस आदमी को वो किताब है, जो आदमी वो बोल रहा होता है। तो ये मुख्तसर सा तारुफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला आसिम इफ्तिखार साहब की उम्र में खूब बरकत अता फ़रमाएँ और इस तरह के और भी अफ़राद हमारे दरमियान पैदा फ़रमाएँ और अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को ऐसे तमाम ही साथियों की खूब खूब कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाएँ। अब मैं आसिम इफ्तिखार साहब से कहूँगा कि आसिम साहब आप अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अ, और जितने भी साथी हमारे साथ जुड़ गए हैं तमाम को अस्सलाम वालेकुम। और जितने भी सलाम करेंगे, आप अनम्यूट नहीं कर पाएँगे अपने आप को, कोई हर्ज नहीं है। हमारी गुफ्तगू का और हमारी इस वर्कशॉप की तरतीब यही है कि शुरुआत के अंदर आप हज़रात के सामने आसिम भाई अपनी प्रेजेंटेशन के ज़रिए उस मौजू और उस टॉपिक को बहुत आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही कुछ देर के अंदर आधा 1 घंटे, पौने घंटे के अंदर हमारी प्रेजेंटेशन पूरी मुकम्मल हो जाएगी, तो तमाम ही हज़रात अपने हैंड को रेज़ कर सकते हैं जो कोई सवाल करना चाहते हैं। सवाल की नौइयत भी आपको पता है कि टॉपिक हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके ज़हन में है, हिस्ट्री से रिलेटेड आप खुलकर पूछ सकते हैं। और अगर आप टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे तो आपको लिया जाएगा। आउट ऑफ द टॉपिक ना करें क्वेश्चन और मौजू से मुनासिब अगर क्वेश्चन नहीं होगा तो नहीं लिया जाएगा। तो पूरी कोशिश आप करें। अगर आप हिस्ट्री पे करना चाहते हैं, आप हैंड रेज़ करेंगे, मुकम्मल आपको सवाल लिया जाएगा और इंशाअल्लाह मुकम्मल जवाब देने की कोशिश की जाएगी। ये जो वर्कशॉप आपके सामने ऑर्गेनाइज़ की गई है, ये मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट हमारा एक इदारा है कायम करदा। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तौफ़ीक दी
तो ये कायम हुआ है। उसी के तहत दो बैचेस हमारे चलते हैं। एक है लर्न कुरानिक अरबिक के नाम से, जो मगरिब बाद हमारा रोज़ाना होता है। इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट होने के करीब करीब है। दूसरा हमारा जो कोर्स चलता है उसका नाम है बेसिक इस्लामिक स्टडीज़। ये 5 महीने का कोर्स है। इसका भी 4th मंथ इसके कंप्लीट होने आ रहे हैं। इंशाल्लाह इसका 5th मंथ अब इसके बाद शुरू हो जाएगा। तो उसी कोर्स के अंदर एक चीज़ ये भी है इसकी फैसिलिटीज़ में से कि वर्कशॉप आपको कराई जाएगी फ्री। उसी वर्कशॉप में से एक वर्कशॉप का इनकाद किया गया है। ठीक है, तो अब मैं आसिम इफ्तिखार साहब को कहूँगा कि आसिम साहब अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आवाज़ आ रही? जी, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आपकी वीडियो स्टक हो गई है। हेलो, जी, अभी बेहतर है। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी। तो मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। एक मैंने दूसरे आईडी से भी ज्वाइन किया होगा, उसको भी थोड़ा मुझे पोस्ट बना दें ताकि मैं शेयर कर दूँ। जी इंशाल्लाह। जी। स्क्रीन दिख रही है? हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। इंशाल्लाह आज हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू करेंगे कि, और ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जैसे सबको पता है कि परसों जो है वो 26 जैन है, जो कि उस दिन इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 1950 में। 1950 में इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया था 26 जैन को। तो उसकी तारीख क्या है ये जानना ज़रूरी है। अगर उसकी हम तारीख जान जाएंगे तो फिर हमें ये भी पता होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद क्या है, कहाँ से वो चीज़ें उसमें आई हैं, नहीं आई हैं, और उसके अंदर जो है वो किस तरह की चीज़ें हैं। ये हमें एक बुनियादी उसका ओवरव्यू मिल जाता है। तो चीज़ों को समझने के लिए उसकी तारीख समझना जो है वो बहुत अहम होता है। अगर किसी चीज़ की तारीख आप समझते हैं तो फिर आपको उस चीज़ के बारे में अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आती है। तो इंशाल्लाह मैं इसी के ऊपर जो है एक छोटा सा एक ओवरव्यू पेश करूंगा बस। ठीक है? तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किसी भी मुल्क का, वो क्या होता है, वो सुप्रीम लॉ होता है। हर मुल्क का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम लॉ होता है, जो कि डिसाइड करता है, एक फ्रेमवर्क देता है कि वो किस तरीके से काम करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अलग अलग बुनियादों पे बेस्ड हो सकता है। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कुरान और सुन्नत पे बेस्ड हो सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाइबल पे बेस्ड हो सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी और मजहबी किताब पे बेस्ड हो सकते हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो किसी मजहबी किताब की जगह जो है वो कहें कि लोगों के, कम्युनिटी के जो मजमूई व्यूज हैं उस पे बेस्ड हो सकते हैं। तो इंडी जिसको आमतौर पे यानी कि कह दिया जाता है कि जो इंसानी अक्ल पे बेस्ड कॉन्स्टिट्यूशन हो। तो मौजूदा दौर में दुनिया के अंदर दो ही तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पाए जाते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशन वो है जो कि कुरान और सुन्नत पे मबनी कॉन्स्टिट्यूशन है, जिससे शरिया लॉ निकलते हैं। एक दूसरा वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि इंसानी अक्ल पे मबनी है, तो उसको आमतौर पे सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। अब ये दो ही क्यों हैं? क्योंकि बाकी मजहबी किताबों, यानी कि कह लें कि खुद उस कम्युनिटी के लोगों ने जो है वो उसको आज के ज़माने के एतबार से इररिलेवेंट समझ लिया है। इसलिए उन लोगों के पास अब वो सोच फिक्र नहीं रह गई है। एक तो उसकी वजह यह है कि तारीखी तौर पे मजहबी किताब को इस तरह की हैसियत हासिल नहीं थी, या मजहबी किताब के अंदर वो समझे सलाहियत ही नहीं पाई जाती कि उससे हम कॉन्स्टिट्यूशन को ड्रॉ कर सके। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है। दूसरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि तारीखी तौर पे पाया तो जाता था, लेकिन अब लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया जो उस मजहब के मानने वाले हैं, तो उससे ड्रॉ नहीं हो सकता, अब ये इररिलेवेंट है, या ये किताब जो है वो पुरानी हो गई है। तो ये दो बुनियादी वजह है।
कि हम सेकुलर और कुरान के अलावा जो है वो क्यों नहीं पाते कोई और यानी कि बेस्ड जिस पे कॉन्स्टिट्यूशन रखी जाए। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो कम्युनिटी के विल पे और इंसानी अक्ल पे जो है वो रखा गया है। यानी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने नेचर में सेकुलर है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। इट वॉज क्रिएटेड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट बाई पार्लियामेंट। तो ये भी एक बात याद रखने की है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसको पार्लियामेंट ने नहीं बनाया था, ड्राफ्ट किया था, बल्कि उसको ड्राफ्ट किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो पार्लियामेंट से एक अलग बॉडी बनाई गई थी, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करे। वो ड्राफ्ट करके फिर उस उन्होंने पार्लियामेंट के सामने इसको पेश किया था, और फिर पार्लियामेंट ने इसको 26 जनवरी 1950 में इसको कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में तौर में कबूल कर लिया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसकी हिस्ट्री पे। तो इसका जो ओवरव्यू है, हमें क्या क्या जानना है। एक, सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के बारे में हम एक थोड़ा बहुत जानेंगे। इसी तरह इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में जानेंगे। इंडिया काउंसिल्स एक्ट 1892 के बारे में जानेंगे। मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स 1909 के बारे में जानेंगे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 के बारे में जानेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानेंगे। और फिर हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में जानेंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया, वहां भी देख लेंगे फिर से। और एडॉप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हम आखिर में देख लेंगे। उसके बाद जो आपके सवाल जवाब होंगे इंशाल्लाह वो मैं तो सबसे पहले हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 क्या है। ये तारीख याद रखें, खासतौर पे 1858। इस तारीख से पहले आप लोगों को एक तारीख याद आई होगी, 1857, 1857। और जब हम 1857 का लफ्ज सुनते हैं तो हमारे जहन में क्या आता है? हमारे जहन में बगावत की जंग आती है कि जो इंडिया के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो जद्दोजहद की, आज़ादी की जद्दोजहद की, वो हमारे जहन में आता है। हमारे जहन में मुगल एम्पायर का खात्मा जो है वो जहन में आता है कि 1857 में ही जब आज़ादी की लड़ाई कामयाब नहीं हो पाई तो जो मुगल एम्पायर के आखिरी बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और खात्मा कर दिया गया, मुगल एम्पायर का खात्मा कर दिया गया 1857। तो ये अहम क्यों है और ये 1858 में ही क्यों आ रहा है, उससे पहले क्यों नहीं आ रहा है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। कि the revolt of 1857 served as a jolt to the British government. There was widespread resentment against the company in Britain, as the policies of the company were blamed for the revolt. देखिए इसमें क्या वर्ड आ रहा है? कंपनी का वर्ड आ रहा है। इसमें वर्ड वो नहीं आ रहा कि ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ जो है वो कोई सेंटिमेंट्स है, बल्कि क्या वर्ड आ रहा है? द कंपनी। कंपनी क्या है, इसको समझते हैं। आपने एक लफ्ज भी सुना होगा, हमारी तारीख में आमतौर पे कहा जाता है कंपनी बहादुर। तो जब कोलोनाइजेशन शुरू हुआ तो यूरोप के अलग अलग मुल्कों ने दूसरे मुल्क में जाना शुरू किया और उसको अपनी कॉलोनी वहां जाके वहां के मार्केट में, वहां के रिसोर्सेज पे कब्जा करना शुरू किया। तो उसके लिए उन्होंने कंपनी शुरू की। ऐसा नहीं होता था कि जो फौज है वो आ रही है, बल्कि ये सारा काम वो लोग बिजनेस के नाम पे करते थे। होता क्या था कि एक, मैंने मिसाल के तौर पे समझे कि एक शख्स है, उसने जो है वो एक ग्रुप बना लिया। उस को फिर उसने वहाँ की जो हुकूमत है, इंग्लैंड की जो हुकूमत है, ब्रिटिश जो हुकूमत है, उससे उन्होंने उसको रजिस्टर करवा लिया और परमिशन ले लिया कि मेरी ये कंपनी जो है वो बिजनेस करेगी, ट्रेड करेगी इस इलाके के अंदर। ठीक है। तो अब आपको उस हुकूमत के अंदर एक, समझें कि परमिशन मिल गया है कि आप यहाँ अपना ट्रेड बिजनेस कर सकते हैं और उस बिजनेस के जिम्न में आपको जो ज़रूरतें हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। तो इसको कंपनी कहते थे। तो इंडिया में जो आए, यानी कि शुरू जो हुई है ना सारा काम, वो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ब्रिटिश एम्पायर
जो है उसने फौज भेज दी थी, नहीं, बल्कि कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रेडर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, वो कंपनी चलाते थे बिजनेस की, वो लोग आए। और फिर उन्होंने धीरे 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 करके उनका जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, तो उन्होंने कहने लगे, अपने अपने किले बनाने लगे, अपने जो है फौज रखने लगे, अपने जो है वो असले हथियार वगैरह रखने लगे। कि उनका कहना था कि हमें अपने कंपनी, अपने जो हमारे फैक्ट्रीज हैं, जैसे आज देख लेना कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, वो क्या होता है, उनका अपना अमला होता है, उनका अपना स्टाफ होता है, उनको खुसूसी परमिशंस मिला होता है, उनको जो है वो गवर्नमेंट से जमीनें अलॉट होती हैं, ठीक है, वो कारखाना बना सकते हैं वगैरह वगैरह, उनके अपने एक अलग से एक्ट होते हैं, ठीक है, कॉरपोरेट के जो है वो अपने अलग से ऐप हैं। तो ये ऐसा ही था। तो ये कंपनी इंडिया आके बिजनेस शुरू की और धीरे 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 करके वो अथॉरिटी भी बन गई, यानी कि समझे वो हाकिम भी बन गई। ये सबसे पहले इन्होंने बंगाल में, मद्रास में, मुंबई में, इन सब इलाकों में जो है वो अपनी हुकूमत शुरू की, छोटी मोटी हुकूमत। फिर वो बाद में बढ़ती गई, और 1757 में जो बैटल ऑफ प्लासी या जंग प्लासी में ये समझे एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरे। इससे पहले इनके छोटे छोटे किले होते थे, ठीक है, गांव टाइप से समझे, कि जहाँ यानी कि इंग्लैंड के लोग रह रहे हैं, 200 400 500 इस तरह। लेकिन जंग प्लासी के बाद ये लोग एक बड़ी ताकत के तौर पे उभरे। तो 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ, जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई, वो किसके खिलाफ? वो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ नहीं, क्योंकि अभी तो एम्पायर जो है वो हाकिम के तौर पे नहीं आया, बल्कि कंपनी हाकिम के तौर पे है, जो ब्रिटिश एम्पायर को जवाबदेह है। लेकिन असल में वो कंपनी कहलाती है। तो इस कंपनी के खिलाफ जो है सारा रिवॉल्ट हुआ, इंडिपेंडेंस की जंग लड़ी गई, जिसकी वजह से कुछ तो इंडिया के लोग तो खफा थे ही, प्लस जो इंग्लैंड के अंदर भी बहुत सारे लोग थे। अब होती ना, राइवलरी होती है, कि मान लें कि 4 बिजनेसमैन है, तो एक बिजनेसमैन आगे बढ़ रहा है तो 3 बिजनेसमैन टांग खींचने की कोशिश करें। तो एक तो ऐसे ही ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, तो उसके मुकाबले में जो लोग, दूसरे लोग थे, तो कुछ उनको एक ये रहा होगा, तो उन्होंने जो है वो जो मलका वहाँ की थी, जो क्वीन थी, जो कि हाकिम होती थी, तो वहाँ उनके लोगों ने कंपनी के खिलाफ एक सेंटिमेंट बनाना शुरू किया, कि कंपनी जो है वो सही से रन नहीं कर पा रही है अपने एरिया को, वो इंडिया के अंदर इसके नाकिस पॉलिसीज की वजह से और नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये बन रहा था। तो जो ब्रिटिश मलका थी, ब्रिटेन की जो मलका थी, क्वीन थी, उन्होंने डिसाइड किया कि अब इख्तियार जो है, अथॉरिटी जो है वो कंपनी के हाथ से लेकर के डायरेक्ट ब्रिटिश अथॉरिटी के अंदर कर दिया जाए। तो इन्होंने कंपनी को कहा कि अब ऐसा करें, आप बिजनेस तो कर रहे हैं, करते रहें, लेकिन जो सारा कामकाज होगा अथॉरिटी का, पुलिस का, ठीक है, कानून का, वो सब अब हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। तो इसी के लिए इन्होंने एक्ट बनाया, इसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहा जाता है, ठीक है। क्वीन विक्टोरिया, हु वाज द मोनार्क ऑफ ब्रिटेन, also became the sovereign of British territories in India। तो अब असल हाकिम अब ये बन गई 1858 के एक्ट के साथ ही, क्वीन विक्टोरिया जो है वो इंडिया की भी क्वीन बन गई। अगर आप लोग मुंबई गए होंगे तो आप लोगों को, आपने देखा होगा, पहले एक स्टेशन हुआ करता था वीटी के नाम से, विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से, अब जो है वो सीएसटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है, छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से वो अब जाना जाता है। पहले वो वीटी के नाम से जाना था, क्वीन यानी विक्टोरिया टर्मिनल के नाम से। तो वो सब गोया के एक निशानी के तौर पे था, किस चीज के, कि अब इंडिया की जो असल हाकिम है वो अब कंपनी के लोग नहीं है, बल्कि क्वीन है, क्वीन विक्टोरिया, विद द टाइटल इम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक, 1858 में इसी एक्ट के साथ क्वीन विक्टोरिया असल हाकिम बन गई, सोवरेन हाकिम बन गई इंडिया के ब्रिटिश टेरिटरीज की, और उन्होंने अपना लक़ब इम्प्रेस ऑफ इंडिया रखा। ठीक, एम्पेरर होते हैं जो मर्द होते हैं उनको एम्पेरर, और जो औरतें होती हैं एम्प्रेस ऑफ इंडिया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस एक्ट। तो ये एक्ट गोया के इंडिया के को कंपनी के अथॉरिटी से निकाल के डायरेक्ट क्वीन की अथॉरिटी में डालने का काम करती है। तो ये पहला एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस तरीके से इंडिया जो है वो अब क्वीन विक्टोरिया के जेर नगी आ गया ऑफिशियली।
उसके 3 साल के बाद एक दूसरा एक्ट पास होता है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। ठीक है, आ तो गया क्वीन विक्टोरिया के अंदर में, लेकिन जो इंडिया के लोगों के अंदर ये जो शुरू हुई कि हम जो है वो आज़ादी हासिल करना है, ये चीज़ खत्म नहीं हो रही थी। ये अब बुझी नहीं कभी। 1857 के बाद ये चीज़ कभी खत्म नहीं हुई, स्ट्रगल रहा यहाँ तक कि 1947 में ब्रिटिश लोग चले गए। तो इस पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपनी अपनी राय देनी शुरू की कि अब जैसे होता है ना, हर जगह जब सरकार होती है, गवर्नमेंट होती है, वो गवर्नमेंट कितनी भी खराब रहे, कुछ लोग जो है वो आ ही जाते हैं, हामी बनी जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग जो है वो हर गवर्नमेंट के एक्ट को जो है जस्टिफाई करते ही हैं। आप देखेंगे हर जगह होता है। तुर्की में देखें, सऊदी अरब में देखें, इंडिया में देखें, पाकिस्तान में, जहाँ भी जाएं, दुनिया के जिस मुल्क में भी जाएं, आपको कुछ एक बड़ी लॉबी मिलेगी जो हर हालत में गवर्नमेंट के साथ रहती है, चाहे गवर्नमेंट कुछ भी करे, क्योंकि उनके मफाद इनसे वाबस्ता होते हैं वगैरह। तो इंडिया के अंदर भी, मुसलमानों के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो लॉयल थे ब्रिटिश एम्पायर के, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी और उनको वो अपना समझते थे। और उनको उनकी खिदमत करने को वो फर्ज समझते थे। उसमें एक थे सर सैयद अहमद खान, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाई है। तो वो ब्रिटिश एम्पायर के लॉयल थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, कुछ 70 पेज के आसपास की है, उससे कम ही होगी, असबाब बगावत हिंद। ठीक है, असबाब बगावत हिंद। तो दो नैरेटिव है मुसलमानों के अंदर कि मुसलमानों ने क्यों बगावत की 1857 में, या उससे पहले भी वो क्यों ब्रिटिश के खिलाफ लड़ते रहे। तो इसके अंदर दो मौकिफ हैं, दो ख्याल हैं। एक जो कि मेन स्ट्रीम ख्याल है कि ब्रिटिश जो थे, उनकी हुकूमत, गोया के मुसलमानों को जो हुकूमत है, मुसलमानों के अंदर जो कॉन्सेप्ट है दार का, दारुल इस्लाम का जो कॉन्सेप्ट है, उससे वो कहते थे कि अब मुस्लिम मुल्क था ये पहले, इस पे आके अगर किसी ने कब्जा कर लिया है, तो अब ये मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उससे वो आज़ाद कराएं। और इसके लिए फिर आप देखेंगे कि शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी वगैरह हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कहा मुसलमानों को कि अब आप पर अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद करना फ़र्ज है, यानी जिहाद जिसको कहते हैं, वो फ़र्ज है। सर सैयद अहमद खान का नज़रिया जो है वो ये था कि नहीं, ये हुकूमत जो है वो ऐसी कोई नहीं है कि इससे जो है हम अ, इसको ख़त्म करें या इसको कुछ करें, बल्कि वो उसके लॉयल थे। और उन्होंने एक दूसरा नज़रिया रखा कि बगावत क्यों हुई है, और उस नज़रिए में उन्होंने सोशल एस्पेक्ट कवर किए कि समाजी तौर पे उन्होंने कहा कि आप यहाँ आकर के, मिसाल के तौर पे लड़कियों की जो है वो तालीम आपने खोल दी, कॉलेजेस के तालीमी निज़ाम को आपने बदल दिया, इसी तरह आप यहाँ के लोगों को हुकूमत में शामिल नहीं करते हैं, वगैरह वगैरह। ये सब वजह है जिसकी वजह से ये बगावत हुई। अगर आप यहाँ के लोगों को हुकूमत में शामिल करना शुरू कर दें, तो फिर ये सब प्रॉब्लम्स नहीं होंगी जो आपको हो रही। तो ये उनका एक नज़रिया था। उनके नज़रिए के एतबार से ये जो आज़ादी की लड़ाई है वो एक समाजी जद्दोजहद थी अपने हुकूक को पाने की। और जो मेन स्ट्रीम व्यू है मुसलमानों में वो ये है कि ये जो आज़ादी की जद्दोजहद थी वो इसलिए थी कि दारुल इस्लाम जो है वो दारुल हर्ब में तब्दील हो गया था, इसलिए जिहाद करना ज़रूरी था। ठीक है, तो ये दो व्यूज थे। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 was an act of the Parliament of the United Kingdom। यूनाइटेड किंगडम किसको कहते हैं? इंग्लैंड को, ब्रिटेन को ही कहते हैं। दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू फंक्शन एज अ कैबिनेट टू रन ऑन द पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम। तो ये पास कहाँ हुआ? पार्लियामेंट में, यूनाइटेड किंगडम के पार्लियामेंट में ही अभी तक सब कुछ पास हो रहा है। इंडिया से रिलेटेड जो भी फैसले सब ब्रिटेन में लिए जा रहे हैं, कुछ भी फैसले इंडिया में नहीं लिए जा रहे। वो फैसला वहां होकर यहाँ आता है और यहाँ के लोगों को उसको बस एग्जीक्यूट करना होता है। इसी में सर सैयद अहमद खान ने, जैसा कि मैंने बताया, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश को ये चाहिए कि इंडिया के लोगों को अपनी हुकूमत में वो शामिल करें। द 1861 एक्ट रिजॉर्टेड द लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ मुंबई एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज टेकन अवे बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये क्या था? चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जो है ये कंपनी के जरिए एक यानी कि एक्ट था जिसमें
उन्होंने कहा था कि बम्बई और मद्रास जो प्रेसिडेंसीज हैं उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर है वो खत्म की जा रही है। तो 1861 में जो है इसको फिर से बहाल कर दिया गया कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसीज हैं, यानी कि प्रेसिडेंसीज का मतलब समझे कि मद्रास के अंदर जो एक सूबाई हुकूमत है या मुंबई के अंदर जो एक सूबाई हुकूमत है, वो अब क्या कर सकती है, लेजिस्लेटिव पावर है उसको मिल गया, अब वो लेजिस्लेट कर सकती है अपने वहां के एतबार से, नए कानून नए चीजें जो है वो लेजिस्लेट कर सकती है। The Legislative Council at Kolkata was given extensive authority to pass laws for British India as a whole. तो इन्होंने तीन इसको में बांटा 1861 में, बम्बई और मद्रास। इन दोनों को कहा कि सिर्फ आप बम्बई प्रेसिडेंसीज वाले जो सिर्फ बम्बई के लिए जो है लॉ बना सकते हैं, मद्रास प्रेसिडेंसीज के जो लोग हैं वो, इनके जो अंग्रेज लोग हैं, जो हाकिम लोग हैं, वो सिर्फ मद्रास के लिए बना सकते हैं। लेकिन कलकत्ता को इन्होंने 1861 में एज अ समझें कि इंडिया के कैपिटल के तौर पे इन्होंने कंसीडर किया और कहा कि जो कोलकाता की रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसीज है, जो कोलकाता प्रेसिडेंसीज है, वो पूरे इंडिया के लिए जो है वो ब्रिटिश इंडिया के लिए लॉ बना सकती है। बट द लेजिस्लेटिव काउंसिल एट बॉम्बे एंड मद्रास वर गिवन द पावर टू मेक लॉज फॉर द पीस एंड गुड गवर्नमेंट फॉर ओनली देयर रिस्पेक्टिव प्रेसिडेंसीज। ठीक है, तो 3% प्रेसिडेंसीज बने। कोलकाता पूरे इंडिया के लिए काम करेगा, बम्बई सिर्फ अपने लिए और मद्रास सिर्फ अपने लिए, और मेन जो कैपिटल है वो कोलकाता रहेगी। तो अब देख रहे हैं कि 1858 में जो है इंडिया जो है वो डायरेक्ट क्वीन विक्टोरिया के अंदर जा रहा है। 1861 में जो है इसका एक खाका उभर के आ रहा है कि इंडिया को रूल कैसे किया जाएगा। ठीक है, इंडिया एज अ होल कैसे रूल होगा, तो कोलकाता को एक समझें कि सेंट्रल हैसियत हासिल हो रही है, मुंबई को, मद्रास को, इन सबको भी एक हैसियत हासिल हो रही है। और याद रखें कि इस जमाने में बहुत सारे छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट थे, जैसे हैदराबाद है, दक्कन का हैदराबाद है, इसी तरह से समझ लें रामपुर, जूनागढ़, ठीक है, जयपुर, ठीक है, उसमें मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों की जो है वो हुकूमतें हो सकती हैं। ठीक है, तो ये सब क्या करते थे कि ये सब यानी कि समझें कि जो ब्रिटिश इंडिया थी, ब्रिटिश इंडियन एम्पायर जो थी, उसको ये लोग टैक्सेस देते थे, और कुछ छोटी यानी कि फौज वगैरह का कुछ हो सकता है वगैरह वगैरह। नहीं तो इंटरनल जितने भी मामलात होते थे प्रिंसली स्टेट अपना ही देखते थे और टैक्स देते थे वो गवर्नमेंट को, वो यानी कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको वो टैक्स देते थे। लेकिन कुछ इलाके जैसे मद्रास का इलाका, कोलकाता का इलाका, ये सब का इलाका वो पूरे पूरी की पूरी तरीके से जो है वो ब्रिटिश ही रूल होता था। लेकिन ब्रिटिश एम्पायर को ये हक था कि जो प्रिंसली स्टेट है उनके बारे में वो कोई लॉ बना के उनको बताए कि देखो हम आपके बारे में ऐसा ऐसा चाह रहे हैं, अब आपको ये ऐसा ऐसा करना है, तो वो बाउंड थे कि वो वैसा करें। ठीक है, तो ये फर्क था कि आज़ाद होते हुए वो जवाबदेह थे। जैसे कि आज होता है ना स्टेट, बहुत सारे जो स्टेट हैं इंडिया के अंदर, वो क्या है कि आज़ाद होते हुए, कुछ चीज़ों में आज़ाद होते हुए वो क्या होते हैं, सेंट्रल के अंदर होते हैं, दिल्ली के अंदर होते हैं, उनको दिल्ली की उनको जवाबदेह करनी पड़ती है। लेकिन उसके बावजूद वो अपने छोटे स्केल पे, मुंबई है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, यूपी है, बंगाल है, ये सब अपने अंदर के मामला भी बहुत सारे अपने से देखते हैं, लेकिन आखिरकार वो सेंट्रल के ताबे होते हैं। तो ऐसा ही समझ लें आप। अब एक दूसरा एक्ट आ रहा है 61 के बाद डायरेक्ट, वो क्या है 1892 का इंडिया काउंसिल एक्ट 1892। तो जैसे अभी 1861 के अंदर, जैसा कि मैं बताया कि इन लोगों ने कुछ यानी कि इंडिया के लोगों को हुकूमत में सिंबॉलिकली शामिल करना शुरू किया था। सिंबॉलिकली मतलब बस बराए नाम जो है वो अंदर रहते थे। ठीक है, बाकी उनको कोई इख्तियार नहीं। 92 का जो है उसमें क्या हुआ, सॉरी, कि 92 के अंदर एक सेक्शन ऐड किया गया, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 जो है उसमें सेडिशन लॉ जो आज भी है हमारे यहाँ 124A, वो ऐड किया गया, वाज इंसर्टेड इन 1870 बाय एन अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड बाय जेम्स स्टेफन व्हेन इट फेल्ट द नीड फॉर अ स्पेसिफिक सेक्शन टू डील विद द ऑफेंस। ये ऑफेंस क्या था
कि इन्होंने जैसा कहा कि सब कुछ तो किया, लेकिन उसके बावजूद जो जिहाद था वो नहीं रुक रहा था। जो मुस्लिम जो जिहाद कर रहे थे ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, वो जो है, अब वो मुसलमानों की वैसी ताकत तो बची नहीं थी कि वो एक सेंट्रलाइज एक बड़ी कोई जद्दोजहद करते। तो वो टुकड़ों टुकड़ों में जो है, छोटे छोटे इसमें जो है वो करते थे जिहाद। तो उनके लिए जो है ये एक्ट लाया गया, सेडिशन लॉ लाया गया। ठीक है, कि देशद्रोह का मुकदमा होगा ऐसे लोगों पर जो लोग वर्बली भी जो है वो कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ बोलेंगे, या वो कुछ भी करते हैं, यानी गवर्नमेंट के खिलाफ किसी भी तरीके का वर्बल या एक्शन लेते हैं, तो उनको जो है सेडिशन लॉ के अंदर उन पे मुकदमा दायर होगा, चलाया जाएगा। तो बहुत सारे जो मुकदमे हैं ना, जो आप देखते हैं जो मुजाहिदीन आज़ादी पे चलाए गए हैं, वो सेडिशन लॉ के अंदर ही चलाए जाते थे। जो बड़े बड़े लोगों को जेल भेजा जाता था और सब कुछ किया जाता था, वो इसी एक्ट के तहत, क्योंकि अगर ये एक्ट नहीं है तो उन पे मुकदमा कौन सा लगाएंगे आप। इसी बीच में हम देखते हैं कि 1885 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो आज कांग्रेस के नाम से जानी जाती है, वो जो है वो बनाई जाती है। इसको बनाने वाले जो बुनियादी थे वो एक ब्रिटिश रिटायर्ड जो है वो आदमी थे, जो कि ब्रिटिश के अंदर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। वो लैंड एंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में काम करते थे। ए ओ ह्यूम नाम था उनका, ए ओ ह्यूम। तो ये ब्रिटिश थे, रिटायर्ड एम्प्लॉयज थे, एम्प्लॉय थे। और तो इन्होंने कहा कि ऐसा क्यों ना किया जाए कि ये सारी जो बगावतें हो रही है, इसको खत्म करने के लिए हम ऐसा करते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि हम इन लोगों को कहें कि भाई बगावत ना करो, तुम्हें अगर कोई कंसर्न है तो हमें आके बताओ, और हम जो है वो गवर्नमेंट से बात करेंगे। ठीक है, तो ये एक समझें कि ब्रिटिश एम्पायर को मजबूत करने के लिए, और ब्रिटिश एम्पायर के अंदर जो यानी कि मुजाहिदीन की वजह से या और दूसरे भी लोगों की वजह से, जो नॉन मुस्लिम भी थे, वो लोग भी जो बगावत करते रहते थे वक्तन फवक्तन, या वो लोग जो वर्बली स्पीचेस वगैरह देते रहते थे या कहते रहते थे, तो उनसे बचाने के लिए एयू ह्यूम ने ये प्लेटफॉर्म बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस का। There was a growing feeling of anti-British rule, and this led to INC to put forth some demands to the British authority. तो एक सजेशन के तौर पे कि एक जैसे बनाते हैं ना कुछ फोरम्स आज भी बनाते हैं, कि जो गवर्नमेंट को जो है वो अपनी बात कह सके। जैसे इंडिया में बहुत सारे मिलेंगे आपको कि इंडियन गवर्नमेंट के अंदर जो है बहुत सारे अलग अलग जो है, जैसे आदिवासियों के अपने एक फोरम बने हुए हैं, मुसलमानों के अपने एक फोरम बने हुए हैं, दलितों के अपने एक फोरम बने हुए हैं, या इस तरह से समझेंगे ब्राह्मणों के अपने एक फोरम बने हुए हैं। वो इसलिए बनते हैं ताकि वो गवर्नमेंट को, अगर सेटिस्फाइड नहीं है, अगर एक खास ग्रुप के लोग सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अपना कंसर्न बता सके। तो इसके लिए जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया। ये जो एक्ट है, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892, इट वाज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन मॉडर्न इंडिया, ऑल्दो देयर वाज नथिंग इन इट फॉर द कॉमन मैन। ठीक है, तो वो जो एक प्रपोजल था कि इंडिया के लोगों को गवर्नमेंट में शामिल किया जाए, वो थोड़ा सा जो है अब और सिंबॉलिक से थोड़ा और आगे बढ़ के उसको थोड़ा लार्ज स्केल पे किया जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं उनका कोई अमल दखल नहीं है इसमें। ठीक है, कोई अमल दखल इस वक्त तक भी नहीं है। द नंबर ऑफ इंडियंस वाज इंक्रीज्ड एंड दिस वाज अ पॉजिटिव स्टेप, के पहले बहुत कम लोग थे। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल एज फॉलोज। जी, तो वो, सॉरी, ये इंटरनेट चला गया आगे, शेयर नहीं हो पा रहा, एक मिनट। मैं शेयर कर दूं यहाँ से? जी जी मैं कर सकता हूँ यहाँ से। जी। नो प्रॉब्लम, रुकिए। अच्छा, आ गए। क्या? कर लें आप? प्रेशर। अभी तो नहीं आया है। तो शेयर
स्टॉप करके मैं दोबारा से नहीं है, नहीं आ रहा है? वहीं से आप करने चाहिए, यहाँ ठीक। आई थिंक नेट कम्स हो रहा है। ओके। 1892 पे आते हैं, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1890। ट्राई करें आप, आपकी तरफ से। नहीं हो रहा वहां से? नहीं, वहाँ से तो हो रहे हैं, यहाँ से आपने वापस से ट्राई किया, यहाँ से हट गया। ठीक, मैं वापस से ट्राई करता हूँ। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा। आ गया ना, आपको नज़र आ रहा हो? जी जी हाँ ठीक है। ओके। तो द नंबर ऑफ इंडियंस वाज इंक्रीज, अगले इस पे चलते हैं जहाँ वो एक से- अगले पेज, ऊपर ही। जी जी हाँ वही, हाँ बस ये। द एक्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स in the legislative council as follows: central legislative council 10 to 16 members, Bengal 20 members, Madras 20 members, Bombay 8 members, Awadh 15 members, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस 15 members। ये इंडियन है, ठीक है। ये नॉन ऑफिशियल्स होते थे, इनके पास कोई इख्तियार वख्तियार नहीं होता था, बस एक सिंबॉलिकली जो है कि लोग एक जहनी तौर पे सेटिस्फाइड रहे कि हाँ इंडियन लोग भी शामिल हैं हुकूमत। In 1892, out of 24 members, only 5 were Indians। ठीक है, सिर्फ 5 के 5 जो है वो इंडियन थे, आउट ऑफ 25 members। The members were given the right to ask questions on the budget, which was valid in the Indian Council Act 1861, or matters of public interest, but had to give notice of 6 days for it। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि सिर्फ जो मेंबर्स होंगे ना, जैसे अभी पार्लियामेंट में मेंबर होते हैं, वो क्वेश्चन पूछते हैं, सरकार कोई भी वगैरह कुछ लेकर आती है तो वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस उनको जो है क्वेश्चन पूछने का इख्तियार दिया गया था और बाकी कुछ नहीं। दे कुड नॉट आस्क सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, एक दफा आपने पूछ लिया तो हो गया। द प्रिंसिपल ऑफ रिप्रेजेंटेशन वाज इनिशिएटेड थ्रू दिस एक्ट। The district boards, universities, municipalities, chambers of commerce, and zamindars were authorized to recommend members to the provincial councils। तो इसमें देखें, सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों का ही अमल दखल है जो कि बड़े लोग हैं, है ना, जमींदार टाइप के लोग हैं, या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में हैं, या यूनिवर्सिटी जो है वो अपने आप को इस तरह म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, वो बस सजेस्ट कर सकते हैं, रिकमेंड कर सकते हैं। आम लोगों को कोई इख्तियार नहीं, जैसे भी वोटिंग वगैरह होता है ऐसा कुछ। द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर empowered टू मेक न्यू लॉज एंड रिपील ओल्ड लॉज विद द परमिशन ऑफ द गवर्नर जनरल। तो ये जो एक्ट है जिसके तहत लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आ रही है, इसको ये पावर दिया गया कि अब आप जैसे पार्लियामेंट के अंदर नए कानून बनते हैं ना, बना सकते हैं और पुराने को खत्म भी कर सकते हैं, अगर गवर्नर जनरल भी उससे एग्री हो। मतलब आप बनाएंगे, फिर आप अपनी सजेशन गवर्नर जनरल को भेजेंगे, वो फाइनल दस्तखत कर देगा, हाँ ठीक है आप ये लॉ बन गया, तो लॉ बन जाता है। जैसे आज पार्लियामेंट पास करती है और वो प्रेसिडेंट के पास भेजती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो इस पे साइन करके उसको लॉ बना देते हैं। तो आगे देखते हैं, फिर इसके बाद 92 के बाद जो है 1909 में एक रिफॉर्म हो रहा है जिसको मॉडलेमेंटो रिफॉर्म्स कहते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। यहाँ देखिए, अब 1909 में वोटिंग का सिस्टम आ रहा है, डायरेक्ट इलेक्शंस का। लेकिन इसमें भी याद रखें, ये बहुत सख्त जो है वो कवानीन थे कि कौन जो है वो वोट करेगा, कौन नहीं करेगा। मतलब हर कोई नहीं, बल्कि उसके लिए खास क्वालिफिकेशन बनाया गया, इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए, इस पोजीशन पे होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वगैरह वगैरह। सेंट्रल लेजिस यानी कि इसको बनाने के बाद भी इंडिया के सिर्फ कुछ ही परसेंट लोग जो है वो वोट कर सकते थे, 3% के आसपास लोग ही क्वालिफाइड थे वोट करने। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल बिकम द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में तब्दील कर दिया गया। द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज फ्रॉम 16 to 60। 60 से 60 बनाया गया।
है ना। जैसा अभी भी प्रपोजल चल रहा है कि इंडिया में जो 542-40 के आसपास जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको इंक्रीज करके अब 1000 किया जाए। ठीक है, ये चल रहा है प्रपोजल। तो ये वक्तन फवक्तन होता रहता है कि आबादी के लिहाज से या कॉन्स्टिट्यूंसीज के अगर ज्यादा हो गई तो वो बढ़ाते रहते। द कॉन्सेप्ट ऑफ द सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट वाज एक्सेप्टेड। इसमें जो है, जो मुस्लिम्स के डिमांड थे कि मुसलमानों को एक अलग जो है वो यानी कि रिजर्व जो है इलेक्टोरेट मिलने चाहिए, कि मुसलमान माइनॉरिटी में है तो उनको रिजर्व्ड मिलना चाहिए, कुछ सीटें जो उनको रिजर्व्ड मिलनी चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज मेड अ मेंबर ऑफ द वाइसरेज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा लॉ मेंबर। 1909 के अंदर ही फर्स्ट टाइम जो है, जो वाइसरेज एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था, जिसके पास पूरे इख्तियार होते हैं ना लॉ वगैरह के, ठीक है, उसका जो है वो मेंबर बनाया गया एक इंडियन को, उसका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो ये 1909 के अंदर ये सब हो रहा है। अब हम देखते हैं अगले रिफॉर्म्स को, जो कि 10 साल के बाद 1919 में होते हैं, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म कहा जाता है। सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वर सेपरेटेड। 1919 के अंदर जो आज हम मौजूदा देख रहे हैं ना, सेंटर और स्टेट अलग अलग, है ना, जैसे दिल्ली है और फिर हमारे पास 32 जो है वो स्टेट है। तो ये अलग अलग जो फर्स्ट टाइम हुआ वो कब, 1919 में हुआ। दियारची वाज इंट्रोड्यूस्ड। दियारची उसी को बोलते हैं, जो स्टेट सिस्टम है ना आज का, उसी को दियारची बोलते हैं। इंटरेस्टिंगली, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, आई हैव टू सर्च के ये कहीं पर्शियन से तो नहीं आया। दयार के अंदर ची, ची लगा के इन्होंने, दयार जो है वो मुल्क को कहते हैं, और ची जो है वो फारसी में किसी चीज की तस्गीर के लिए, किसी चीज को छोटा करने के लिए यूज होता है। साउंड्स लाइक ऐसा ही कि दयार और ची लगा के, यानी कि छोटा जो है वो स्टेट, बट आई एम नॉट श्योर, seems like that. The hierarchy was introduced in the provincial governments with executive councillors being in charge of the reserved list and the ministers in charge of the transferred list of subjects. ठीक है, तो स्टेट का जो फंक्शन है ना आज मौजूदा दौर में, उस तरीके की एक समझें कि और एक प्रोटोटाइप जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में। ठीक है, विथ एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स बीइंग इन चार्ज ऑफ द रिजर्व लिस्ट। ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स होगा, प्लस एंड द मिनिस्टर्स इन चार्ज ऑफ द ट्रांसफर्ड लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। और मिनिस्ट्रीज भी दी गई उनको, काउंसलर्स प्लस मिनिस्ट्रीज स्टेट लेवल पे। द मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एंड वर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब ऐसा आज भी होता है कि पहले आप एमएलए चुनते हैं, एमएलए जो है वो जाते हैं, जो असेंबली होती है वहां जाते हैं, और फिर असेंबली के अंदर उस चुने हुए एमएलए से जो वो निकाला जाता है। ठीक है, क्या निकाला जाता है, मिनिस्ट्रीज जो है वो चुने जाते हैं। ठीक है, अ, अ, उसके बाद द मिनिस्टर्स वर नॉमिनेटेड फ्रॉम अमंग द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर। उसके बाद bicameral legislature was introduced for the first time at the center legislative council and legislative assembly, later to become राज्य सभा एंड लोकसभा रिस्पेक्टिवली। जिसको आज हम राज्यसभा और लोकसभा कहते हैं ना, ये जो है वो अपर, हमारी अपर और लोअर भी कहते हैं। तो इसको 1990 में ही फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के नाम से मुतारफ कराया गया था, इंट्रोड्यूस कराया गया था, जो बाद में चेंज हो गया राज्यसभा और लोकसभा में, अपर हाउस एंड लोअर हाउस। It mandated 3 members of the Viceroy's executive councils to be Indians. ये अभी शायद इसका बिल्कुल उल्टा है, कि अभी भी हमारे इसमें ना जो राज्यसभा के होते हैं मेंबर, उसमें शायद 2 ब्रिटिश को जो है वो अपॉइंट करना पड़ता है अभी भी। इसी तरह राज्यसभा के अंदर ही सिर्फ राज्यसभा में 2 को जो है वो आज भी जो ब्रिटिश होता है, उस वक्त देखे कितना चेंज हुआ है। उस वक्त सिर्फ 3 को जो है वो मैंडेट था करना। इट मैंडेटेड 3 members ऑफ द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू बी इंडियन, मतलब के ब्रिटिश रहेंगे मेजोरिटी में, 3 इंडियन होंगे उसमें। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। जो यूपीएससी के तहत जो जितने भी आज हम देख रहे हैं वो यही है, पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया। तो आईपीएस आईएएस जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं
या जितने भी अथॉरिटीज हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है पूरा समझें, वो बेसिकली 1919 में डिजाइन दिया गया। तो हमारी जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है वो डिजाइन हुई 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के तहत। This act extended the right to vote, and with this about 10% of the population acquired voting rights। जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा जो है वो कंडीशंस थे, कौन वोट कर सकता है कौन नहीं कर सकता है। तो उसमें टोटल जो है वो 10% पॉपुलेशन जो है वो क्वालिफाइड थी वोट करने के लिए, 90% पॉपुलेशन क्वालिफाइड नहीं थी इंडिया में। जी, अब हम आ रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की तरफ। ये समझें कि यही वो एक्ट है जिसपे आज भी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह के जो कानून है वो हेवली जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के तीनों ममालिक के जो लॉ हैं वो हेवली जो है वो इसी पे डिपेंडेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पे ही डिपेंडेंट है। An all India federation was proposed, which would consist of British India and the princely states. This never materialized though। पहली दफा जो है वो एक समझे कि यूनाइटेड इंडिया का जो है एज अ पॉलिटिकल एंटिटी, एज अ पॉलिटिकल एंटिटी जो है एक यूनाइटेड इंडिया का थ्योरी पेश किया गया कि पूरे इंडिया को अब एक फेडरेशन के तौर पे हम मानेंगे और सब काम करेंगे, ठीक है। जिसमें जो ब्रिटिश इंडिया और जो प्रिंसली स्टेट है सब शामिल होंगे, लेकिन पूरी इंडिया जो है अब एक फेडरेशन बनेगी, एक मुल्क बनेगा। सब्जेक्ट्स वो डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, यानी कि जो स्टेट है उसके क्या काम होंगे और जो सेंटर है उनके क्या काम होंगे। आज भी देखेंगे कि तीन तरह के काम होते हैं। एक वो काम होता है जो सिर्फ सेंटर करती है, जैसे मिसाल के तौर पे पोस्टल सिस्टम है हमारा, रेलवे सिस्टम है, ये टोटली जो है वो कौन देखता है, सेंटर देखता है ना। इसमें जो है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसका कुछ लेना देना नहीं है ना। आपके स्टेट में जो रेलवे है उसमें आपकी स्टेट गवर्नमेंट का कुछ नहीं होता, जो कुछ देख रेख सारी चीजें तंजीम वो सब स्टेट गवर्नमेंट करती है। इसी तरह पोस्टल सिस्टम है, वो हर स्टेट में है लेकिन स्टेट इसमें कुछ नहीं करती, जो कुछ भी करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी तरीके से कुछ काम है जो स्टेट गवर्नमेंट नहीं करती है, जो कौन करता है, सॉरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं करती है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट अपने तौर पे करती है, तो उसमें वो कुछ लाते रहते हैं। वो जो है जैसे बिजली का मसला है ना, जो पावर पॉइंट्स वगैरह होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपना देखती है क्या करना है नहीं करना। कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉम यानी मुश्तरक है, जो उसमें स्टेट गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी हिस्सेदारी करेगी। तो उसमें एजुकेशन आता है, जैसे तालीम होती है ना, तालीम। तो तालीम जो है वो कॉमन है, वो दोनों जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें अपनी हिस्सेदारी करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी। इसलिए देखेंगे आप हर जगह दो बोर्ड मिलेंगे, एक सेंट्रल बोर्ड है जो कि सीबीएसई कहलाता है, और एक जो है वो ये है स्टेट बोर्ड होता है, हर इसके अंदर स्टेट बोर्ड होता है। तो तालीम की पॉलिसीज जो है वो दोनों बनाती है, स्टेट अपने लेवल पे भी और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है सेंट्रल वो अपने लेवल पे। तो इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो डिवाइडेड है, और ये डिवीजन पहली मरतबा 1935 में हमें दिखता है। Center was in charge of the federalist, provinces in charge of the provincial list, and there was a concurrent list which both created two। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि तीन तरह के काम which both catered to। The hierarchy was abolished at the provincial level and introduced at the center level। ये जो है जो प्रोविंशियल लेवल पे जो DRC सिस्टम था कि लोग चुन के आएंगे और फिर उसमें से मिनिस्ट्रीज बनेगी, दो काउंसिल्स, वो उसको अबॉलिश कर दिया गया प्रोविंशियल लेवल पे और वो इंट्रोड्यूस किया गया सेंट्रल लेवल पे। More autonomy was accorded to the provinces, and in 6 out of 11 provinces the bicameral legislature was introduced। उस वक्त 11 प्रोविंसेस थे टोटल ब्रिटिश इंडिया के तहत, उसमें से 6 में जो है वो ये सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया। A federal court was established and the Indian Council abolished। जो कोर्ट का सिस्टम देख रहे हैं ना आज हम, सुप्रीम कोर्ट वगैरह का जो फेडरल कोर्ट है वो एस्टैब्लिश किया गया और इंडियन काउंसिल जो था वो एबॉलिश कर दिया, वो खत्म कर दिया गया। बर्मा एंड एदन वर सेवर्ड ऑफ फ्रॉम इंडिया। बर्मा और एदन को इंडिया से खारिज कर दिया गया। दिस एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई। जो आरबीआई हम आज देख रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये भी 1935 के अंदर ही एक्ट बना। This act continued until it was replaced by the new Indian Constitution, जो के 1950 में अडॉप्ट किया।
तो हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है एक समझें कि एवोल्यूशन हो रहा है इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में, इंडिया के जुडिशरी के अंदर, इंडिया का जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर, इन सब में एक तरीके का क्या हो रहा है, एवोल्यूशन हो रहा है। और ये सारा एवोल्यूशन किसके इर्द गिर्द घूम रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के इर्द गिर्द। जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले जो है वो एवोल्यूशन हो रहा है और फिर वो एग्जीक्यूशन में हमें बाहर देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये एक मुख्तसर सा समझे कि एक ओवरव्यू था जो 1858 से लेकर के 1935 तक ब्रिटिश रूल के अंदर ये सब कुछ हुआ, ये एवोल्यूशन। अब अगर हम आते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 देखें, तो ये वो एक्ट है जिसके तहत इंडिया को आज़ाद कर दिया गया। ठीक है, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 लेड टू द independence of the nation from British rule and give India the right to self governance and made it an independent nation। इसी एक्ट में जो है वो इंडिया पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क होंगे, वो इसी एक्ट में माने गए। टू न्यू डोमिनियंस वर टू इमर्ज फ्रॉम द इंडियन एम्पायर, जो कि ब्रिटिश यूनाइटेड इंडियन एम्पायर है, इसको दो हिस्सों में किया जाएगा, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट एंड सवर्न। द वाइसरे एंड द गवर्नर्स वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल नॉमिनल हेड्स, सेट अप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड द प्रोविंसेस। ठीक है, तो अब जैसे वाइसरे है और गवर्नर्स है, वर मेड कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, हेड्स, इनको बनाया गया कि वाइसरे को और गवर्नर्स को कि उस वक्त तक ये हेड रहेंगे जो कि जब तक के इंडिया का अपना पूरा सेटअप जो है वो बन नहीं जाता। ठीक है, सेटअप रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स एट द सेंटर एंड प्रोविंसेस, के जो सेंटर में और प्रोविंसेस में इंडिया के लोग खुद ही जो है वो अपनी गवर्नमेंट तय करेंगे, अपनी बनाएंगे। अब ब्रिटिश उसमें कुछ नहीं करेंगे। अब समझे जैसे केयर टेकर होते हैं ना, कुछ प्राइम मिनिस्टर होते हैं कि जब इलेक्शन आता है एक इससे दूसरे इसमें ट्रांजिट होता है, तो बीच में एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है, जैसे अभी पाकिस्तान में केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है। तो जब ये आज़ादी हो रही थी तो उस वक्त जो है वो जो वाइसरे था उसको उसी तरीके से मुझे केयर टेकर जो है वो बनाया गया था इंडिया का, कि जब तक ये लोग सबको सेटअप नहीं करके अपनी गवर्नमेंट सब सेटअप नहीं कर लेते, तब तक जो वाइसरे है वो एक केयर टेकर के तौर पे देख रेख करे। असाइंड बोथ लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव पावर्स टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों तरह के इख्तियार हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया को दे दिए गए। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या है वो देख लेते हैं हम एकदम। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, नेक्स्ट चलते हैं आगे। द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज प्रपोज्ड इन दिसंबर 1934। आगे अगले स्लाइड जी। Was proposed in December 1934 by M.N. Roy, a pioneer of कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडिया। M.N. रॉय जो है वो कम्युनिस्ट के बहुत बड़े लीडर थे। इन्होंने 1935 में जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्रपोज किया था। After partition, the membership of the Constituent Assembly was 299. After the reorganization, it met in 31st December 1947. The Constitution was drafted by 299 delegates from different caste, region, and religion. These delegates sat over 2 years, 11 months, and 18 days and discussed what the Constitution should contain and what laws should be included. तो यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट कर रही है, तय कर रही है क्या होना है क्या नहीं होना है वगैरह वगैरह। इसमें 299 लोग हैं। ठीक है, और इसको वक्त कितना लगा, टोटल 2 साल 11 महीने 18 दिन। The Constituent Assembly selected 22 committee to deal with diverse tasks of constitution making. Out of these, 10 were on procedural affairs and 12 on substantive affairs. इन्होंने 22 जो है वो अलग अलग समझें के विभाग बनाए, कमिटीज बनाई, अलग अलग शोबे बनाए 22, ताकि हम सही से जो है वो बना सकें, ताकि जिम्मेदारी बांटी जा सके कि किसको किस चीज का लॉ बनाना है, किसको कौन सी चीज डिसाइड करनी है। तो इसमें जो 10 थे वो प्रोसीजरल थे और जो 12 थे वो सब्सटेंटिव अफेयर्स से रिलेटेड थे। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया। अगर हम मेजर कमिटीज देखें क्या क्या थे उसमें, तो ये मेजर कमिटीज है 8। यूनियन पावर कमिटी, इसके जो चेयरमैन थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमिटी, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तीसरा जो है वो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी, सरदार पटेल थे इसके। स्टेयरिंग कमिटी, इसके जो है राजेंद्र प्रसाद थे।
ड्राफ्टिंग कमिटी, इसलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को कहा जाता है कि बहुत सारी कमिटी में जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्टिंग कमिटी बनी थी उसके जो चेयरमैन थे वो बी आर अम्बेडकर थे। एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स माइनॉरिटीज एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरियाज, इस पे सरदार पटेल इसके चेयरमैन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी इसके जवाहरलाल नेहरू थे, और स्टेट कमेटी के भी जवाहरलाल नेहरू। तो हम देख रहे हैं कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो 3 के हैं, सरदार पटेल 2 के हैं, राजेंद्र प्रसाद 2 के हैं, और बी आर अम्बेडकर एक कमेटी के जो मेजर कमिटीज है उसके हेड है 8 में से। ठीक है, तो ये मेजर कमिटीज थी। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड चेयरमैन डॉक्टर अम्बेडकर थे, इसलिए इनको आमतौर पे कहा जाता है कि जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हालांकि ये बस चेयरमैन थे, हेड कर रहे थे उसको। ठीक है, बहुत सारे लोग थे उसमें, ये सिर्फ हेड कर। अब जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसको देख लेते हैं, क्योंकि अहम काम जो है वो ड्राफ्टिंग कमेटी का ही है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने का काम होगा। तो ऑन 29 अगस्त 1947, 15 अगस्त को यानी कि समझे कि इंडिया को जो है वो आज़ादी मिल रही है। 29 अगस्त 1947 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थ्रू अ रेजोल्यूशन अपॉइंटेड अ ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त को इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक रेजोल्यूशन के थ्रू ड्राफ्टिंग कमेटी बना लिया। द ड्राफ्टिंग कमेटी हैड 7 मेंबर्स: अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी, बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर एंड डी पी खैतान। एट इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 30 अगस्त 1947। ये सब असल में क्या है, ये सब जो है वो एक्सपर्ट हैं किस चीज के, लॉ के। ये सब वकील हैं, आप जाके अगर सर्च करेंगे तो पता चलेगा ये सब जो है वो वकील थे। एट इट्स फर्स्ट मीटिंग ऑन 30 अगस्त 1940, अब अगले दिन से ही इन्होंने काम करना शुरू कर दिया। 30 अगस्त से 30 अगस्त 1947 द ड्राफ्टिंग कमेटी इलेक्टेड बी आर अम्बेडकर एज इट्स चेयरमैन। तो इन 7 लोगों ने अम्बेडकर को अपना चेयरमैन चूज किया। Towards the end of October 1947, the drafting committee began to scrutinize the draft constitution prepared by the B.N. Rao, the constitutional advisor. It made various changes and submitted the draft constitution to the president of the Constituent Assembly on 21st February 1940। B.N. राव जो है वो उन्होंने ड्राफ्ट करके सबमिट किया, जिसको स्क्रूटनाइज किया इन लोगों ने। ठीक है, और उसके बाद स्क्रूटनाइज करने के बाद इन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ये 21 फरवरी 1948 को वो ड्राफ्ट उन्होंने सबमिट कर दिया। ये ड्राफ्ट सबमिट हो गया। अब देखें, अब सिर्फ ड्राफ्ट सबमिट होने से नहीं होगा ना, अब उसको जो इस पे बहस चलेगी। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी में बहुत लंबी चौड़ी बहस चलेगी, फिर जो है एक एक पहलू पे गौर किया जाएगा, और जब वो फाइनल होगा तो अडॉप्ट किया जाएगा। तो अडॉप्टिंग जो है उसमें वक्त लग रहा है, देखें कैसे। Adopting the Constitution adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1948। तो देखिए 21 फरवरी 1948 को सबमिट किया गया, फिर उस पर सब काम हो रहा है, बहस चल रही है। यहाँ तक के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 26 नवंबर को तकरीबन समझेंगे तकरीबन 2 साल के बाद, 2.25 साल के बाद इसको अडॉप्ट करती है, और उसके बाद ये 2 महीने के बाद जो है वो कानूनी तौर पे लागू हो जाता है 26 जनवरी 1950 को। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन 26 जनवरी 1950। एट द टाइम ऑफ इट्स एडॉप्शन द कॉन्स्टिट्यूशन contained 395 articles and 8 schedules and was about 1,45,000 words long, making it the longest national constitution to ever be adopted. Every article in the Constitution was debated by the members of the Constituent Assembly, who sat for 11 sessions and 167 days to frame the Constitution over a period of 2 years and 11 months। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पे एक ओवरव्यू है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के, समझें कि लॉ का, कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका एक ओवरव्यू है, किन किन मराहिल से गुजरा है, और एज अ मुस्लिम जो है वो हम किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन को क्लासिफाइड करते हैं और देखते हैं कितने तरह के कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, किन किन चीज़ों पे बेस्ड हो सकते हैं। तो आई थिंक अब इसके बारे में आप लोगों को एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब अगर आप लोगों के कोई सवाल हैं तो वो पूछ सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ भाई। अल्लाह ताला आपको खूब ज़्यादा खैर अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत ही मुख्तसर वक्त के अंदर आपने टॉपिक का और मजमून का हक अदा कर दिया।
अब आप हजरात यहाँ पर रहिए, मैं आप हजरात को इख्तियार अता करता हूँ, क्या होता है, तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये है कि जितने भी हजरात हैं यहाँ जो सवाल करना चाहते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, चाहे वो किताब पूछनी हो आपको, या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, या इंडिया की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका, तो आप बिल्कुल अपने हैंड को रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हैंड रेज करने के बाद आप क्वेश्चन कीजिए, फिर आपको मौका दिया जाएगा और फिर आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि एक वबरकातुहू। सेकंड, एक सेकंड, ये मैंने अनम्यूट, जस्ट अ सेकंड। आपकी तरफ से बैकग्राउंड से नॉइस है मोहम्मद? हाँ, बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइस है, मैं जी जी, इसको आप क्लास में हूँ तो। ओके जी पूछिए। क्लियर हुआ ना? जी जी पूछिए। जज़ाकल्लाह मौलाना, बहुत फायदा हुआ। मेरा सवाल ये था कि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को अगर मुताला के लिए चाहते हैं तो किस तरह हो, कौन सी किताबें उसके लिए मुफीद होगी? कॉन्स्टिट्यूशन का मुताला करना है, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो खुद अवेलेबल है, उसको आप पढ़ सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की एक इजी है किताब मेरे पास यहाँ मौजूद है, ये आप इसको कहीं से मंगा सकते हैं, अगर स्क्रीन पर आपको नज़र आ रही है, इसका नाम ही है भारत का आइन। और जो मेरे पास ये मौजूद है, ये तीनों लैंग्वेज के, इंग्लिश हिंदी उर्दू तीनों लैंग्वेज में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है ये। और आप अमेजोन वगैरह से भी मंगा सकते हैं इसको, दीगर कुतुब खाने वगैरह से मंगा सकते हैं। डायरेक्ट खाली कॉन्स्टिट्यूशन को आपको पढ़ना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तीनों ज़बानों में है, तो हमको पढ़ने में भी आसानी हो जाती है, समझने में भी आसानी हो जाती है। और जो और रूल्स वगैरह ऐड किए गए हैं वो भी इसके अंदर हैं। जी। और दीगर हजरात जो यहाँ मौजूद हैं, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है आप खुल कर सकते हैं। आसिम इफ्तिखार साहब की जो असल फील्ड है वो हिस्ट्री है, हिस्ट्री से रिलेटेड या इंडिया की हिस्ट्री या ओवरऑल जो भी हिस्ट्री से रिलेटेड कोई क्वेश्चन करना चाहे आप तो बिल्कुल खुल कर सकते हैं। आप हजरात क्वेश्चन करें उससे पहले मैं खुद ही एक क्वेश्चन कर लेता हूँ, ताकि बाद में आप हजरात के सवाल लिए जाएं। आसिम भाई, जी फर कि इंडिया की जो हिस्ट्री है, जैसे कि इससे पहले भी ये सवाल मैंने किया था आपसे, कौमी तौर पर हमारे जो लोग हैं उनके बाद जानना चाहिए कि अगर हमारी हिस्ट्री को एकदम शुरू से पढ़ना हो, यानी एकदम बुनियाद से पढ़ना हो, तो बुनियादी किताब क्या हो, यानी जो ये शौक और ज़ौक रखता हो। कि इंडिया की तारीख अगर पढ़नी है बुनियादी तौर पे, ये तारीख पढ़ने में ना असल मसला ये होता है कि जो फैक्ट है उसका आप इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं। एक ही चीज हो रही, 1857 में बगावत हो रही, अब उसको देखें जो हमारे मेन स्ट्रीम उलमा है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, सर सैयद अहमद खान है उसको किस नज़रिए से देखते हैं, कैसे वो उसको जो है वो इंटरप्रेट करते हैं, तो ये बड़ा मसला रहता है। तो इसलिए अहम हो जाता है कि हम उस राइटर्स को चुनें। सबसे पहले तो ये एक अलमिया है खास करके हिस्ट्री के मैदान में कि हमारे पास इंडिया के अंदर मुसलमानों ने अपनी जो इनकी हिस्टोरिकल मेथड है उसको बिल्कुल भी उनके पास कोई मवाद नहीं है, खास करके 1947 के बाद बहुत कम जो है वो मवाद है हमारे पास जो कि एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव से जो है चीज़ों को डिफाइन करती हो। या तो हमारे पास आमतौर पे दो ही है, या तो वो है जो कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को डिफाइन करती है, मेन स्ट्रीम वही है जो कि कार्ल मार्क्स के जाविये से हिस्ट्री को डिफाइन करती है। या दूसरा ले के जो थोड़ा है जो कि अब मेन स्ट्रीम होने लगा है, हिंदुत्व के का जो पर्सपेक्टिव है उसके एतबार से जो है डिफाइन करना। तो ये एक अलमिया होने के बावजूद कुछ किताबें हैं हमारे पास जो कि हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो इसमें दो अहम अहम इदारे हैं जिन्होंने काम किया है। एक दारुल मुसन्निफीन है, वहाँ से आप किताबें ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे सैयद सबाहुद्दीन की जो किताबें हैं वो पढ़ सकते हैं आप। हम्म। ठीक है, उन्होंने ममलूक बज़्म ममलूकिया, बज़्म तैमूरिया, या इस तरीके से
उन्होंने यानी मुस्लिम हुक्मरानों की रवादारी या इल्मी तारीख वगैरह, इस हवाले से वो तारीख आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक तो वो है। दूसरा जो है, अगर आपको आलम और औरंगजेब के बारे आलमगीर औरंगजेब के बारे में पढ़ना है, तो मौलाना शबली नोमानी की किताब है उनके मुतालिक, क्योंकि उन पे तो बहुत शुरू से प्रोपेगेंडा हो रहा है, तो उसको देख सकते हैं। अब अगर इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा, तो फिर आप जो है वो जा सकते हैं। खलीक अहमद निज़ामी की एक किताब है, तकरीबन कुछ 1000 पेज के आसपास वो किताब है। और उसमें मुगलिया हुकूमत ही के मुतालिक सिर्फ है बस, और बाकी के मुतालिक नहीं है। मुगलिया कह रहा हूँ, सॉरी। उसमें जो है वो दिल्ली सल्तनत के मुतालिक है, यानी मुगलिया हुकूमत से जो पहले 5 हुकूमतें गुजरी है दिल्ली सल्तनत की, उससे मुतालिक है। तो जामे तारीख हिंद के नाम से है वो किताब, उर्दू में है। वो किताब आप देख सकते हैं, तो उससे आइडिया हो जाएगा। इस तरह मौलवी ज़काउल्लाह की किताब है, कुछ 10 वॉल्यूम में है वो किताब। 11 वॉल्यूम। आ, वो जो है देख सकते हैं। तो ये एक बुनियादी बुनियादी किताब है, जो कि आपको एक ऐसा पर्सपेक्टिव दे देगा कम से कम, कि इसके बाद आप किसी की भी किताब पढ़ें तो आपको समझ में आए कि तारीख क्या है और किस तरीके से वो डिफाइन की जा रही जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, शाओमी साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, आसिफ भाई। है। जी, मेरा सलाम। सवाल ये था। जी, मेरा सवाल ये था कि क्या मतलब, क्योंकि यूजुअली जो ब्रिटिश लॉ था, चाहे गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 हो, तो वो मोस्टली जो मतलब इन्फ्लुएंस था वो ज्यूडो क्रिश्चियन लॉ से काफी हद तक इन्फ्लुएंस था। अब मतलब सेमेटिक लॉज बोल सकते हैं। तो क्या मतलब जो एडिशन ये हुआ, क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका इफेक्ट दिखता है आपको? मतलब इसके आर्टिकल्स और या फिर उसमें इन्फ्लुएंस दिखता है, वैल्यूज दिखती हैं? मेरा एक ये सवाल था। जी, जी। इसका जवाब देते हैं, फिर मैं दूसरा पूछ लूंगा। देखें, जो जो भी लॉज जो मगरिब से आया है, खास करके जो जदीद लॉज हैं, वो बिल्कुल क्रिश्चियन, यानी कि क्रिश्चियन लॉ तो कुछ नहीं है। जो भी लॉ है उनका वो वही है जो कि तलमूद है, या जो कह लें हिब्रू लॉज है। तो क्रिश्चियन यानी ईसा अलैहिस्सलाम जो है, वो कोई अपनी नई शरीयत तो लेकर नहीं आए थे ना, तो इसलिए उनका कोई नया लॉ भी नहीं है। जो क्रिश्चियन जो लॉ फॉलो करते हैं वो हिब्रू लॉ ही है बुनियादी तौर पे। तो हिब्रू लॉ क्रिश्चियनिटी के थ्रू जो है वो मेन स्ट्रीम रहा है, यूरोप के अंदर मेन स्ट्रीम रहा है वो। तो गर्चे जो उनका इनलाइटनमेंट एरा है, उन्होंने एक ऐसे लॉ की बात की या एक ऐसे स्टेट की बात की जिस पे रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं हो। लेकिन थ्योरेटिकली तो ये बात ठीक है कि आप कह दें कि रिलीजियस इन्फ्लुएंस नहीं होगा, लेकिन जब आप बनाने बैठते हैं लॉ या मॉरल कोड्स, जब डिसाइड करते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि आप उसको किसी वैक्यूम में बनाएं। खास करके लॉ जो है वो हमेशा एक मोरालिटी पे बेस्ड करती है, और मोरालिटी आपकी जो है वो वैक्यूम में क्रिएट नहीं होती। ठीक है। तो यही हम सेम देखते हैं इसमें भी, कि जो उनके लॉज हैं, अ, यानी कि वेस्टर्न लॉज हैं, गर्चे वो अपने आप को कितने भी सेकुलर कहें, कुछ भी कहें, वो हेवली जो है वो क्रिश्चियन मोरालिटी से इन्फ्लुएंस्ड है। मिसाल के तौर पे अगर आप यूएसए का देखेंगे, तो यूएसए में ये पूरी राइट्स की जो लड़ाई है ना, जो राइट्स का मसला है, ह्यूमन राइट्स की जो पूरी बहस है, किसकी क्या राइट्स होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये बुनियादी तौर पे जुड़ा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड के साथ। नहीं कि अगर आप आर्टिकल उठा के देखें, जो पहला आर्टिकल है यूएसए का, वो यही कहता है कि गॉड हैज क्रिएटेड अस इक्वली। ठीक है। तो वो उससे पीछा नहीं छोड़ा पाए ना उस कॉन्सेप्ट से, जो गॉड बेस्ड मोरालिटी थी, गर्चे वो अपने आप को कहते रहे कि हम सब कुछ करना है, लेकिन वो नहीं पीछा छोड़ा पाए, क्योंकि वो नहीं छोड़ा सकते। दूसरी वजह ये कि जब वो इंडिया में कन्वर्ट हुआ, जब वो लोग आए, तो ऑफ कोर्स वो जो है उस पे उनके जो है वो बहुत असरात थे। जो ब्रिटिशर्स थे उन पे तो थे ही। तो उन्होंने जो ड्राफ्ट किया उसमें सब में दिखता है, 1935 में भी दिखता है। इवन जो 1947 का जो हमारा 1950s का जो एडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, वो भी इस स्पिरिट से खाली नहीं है। जो हिब्रूज लॉज और क्रिश्चियन मोरालिटी है, उस स्पिरिट से खाली नहीं है। गर्चे उसको उन्होंने जो है एक कह लें कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट देने की कोशिश की है, लेकिन वो उससे खाली नहीं है। लेकिन ये चीज़ आपको मोरालिटी बेस के हद तक दिखेगी। ठीक है। वो आपको आर्टिकल की शक्ल में उसको ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। आप उस आर्टिकल की फिलॉसफी पे जब आप बहस करेंगे ना, कोई आर्टिकल है जो क्राइम किस बात को कंसीडर कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो जब आप उसकी फिलॉसफी में बात करेंगे तो ये खुल के सामने आएगा, अच्छा इसकी लिंक तो यहाँ जुड़ी हुई है।
ये बज़ाहिर तो ऐसा दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो थिंकिंग काम कर रही है वो जो है वो आपको हिब्रू से जो है जुड़ा हुआ मिलेगा, हिब्रू लॉ से और क्रिश्चियन मोरालिटी से वो जुड़ा हुआ मिलेगा आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत शुक्रिया। अच्छा आसिम भाई, मेरा एक सवाल और था कि प्रेम्बल में क्योंकि सेकुलर वर्ड शायद प्रेम्बल नहीं आया, हाँ, वो फैटर्निटी बाद में आया है। ऐड किया गया जी। तो उसकी 1971 में। एडिशन की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब सेकुलर वर्ड, मतलब प्रेम्बल काफी था, लेकिन सेकुलर ऐड करने के कुछ खास रीजन बना, या फिर प्रेम्बल उस चीज को डिफाइन नहीं कर पा रहा था? इस पर अगर कोई रोशनी डालना चाहें आप। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया ये बहस जो है वो उस वक्त भी हुई थी जब बन रहा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कि इसमें वर्ड सेकुलर डाला जाए कि नहीं। अम्बेडकर ने जो इसकी मुखालिफत की और भी कुछ लोगों ने मुखालिफत की, ठीक है। तो मसला क्या था, क्यों मुखालिफत की? क्योंकि उस वक्त जो सेकुलर का जो मीनिंग था दैट वाज वेरी लाइक 1950s में जो सेकुलर का जो एक मीनिंग था वो एंटी समझें कि रिलीजियस था, और इंडिया को वो मीनिंग कबूल नहीं था जो कि तुर्की में हमें देखने को मिलता है, जो कि हमें फ्रांस में देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कबूल नहीं था उनको, इसलिए उन्होंने इसको शामिल नहीं किया 1950s में। लेकिन अब शामिल ना होने की वजह से कुछ लोग जो कि अपना एक खास एजेंडा रखते थे और उसको वो थोपना चाहते थे, और सिर्फ इस एक गैप की वजह से आज भी इसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग। तो इस गैप की वजह से जो एक समझें कि एक वर्ड बस ऐड नहीं हुआ, उसके अपने खास पस मंजर है क्यों नहीं ऐड हुआ, तो उसकी वजह से कुछ लोग जो है इसको पूरी तरीके से एक दूसरा रंग देना चाहते थे, जो कि आज भी हम देखते हैं। तो इस वजह से उसको ऐड करना पड़ा इंदिरा गांधी को, कि उनको उनको लगा कि अगर ये ऐड नहीं किया गया तो बहुत इजीली जो है वो इंडिया को एक हिंदू राष्ट्र के तौर पे इंट्रोड्यूस करवाया जा सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक वर्ड के ना, इसलिए ऐड करवाया गया। ठीक है, आपकी आवाज चली गई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिम भाई। ठीक। जी। जी जी, और किसी का कोई क्वेश्चन कोई पूछना चाहता है? मेल भी है, फीमेल भी है, आप पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। हमने आप हजरात को अनम्यूट की परमिशन भी दे दी, आप हजरात अपना डायरेक्टली अनम्यूट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। टॉपिक चल रहा है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री से रिलेटेड और भी क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं खुलकर। 1 मिनट हम वेट कर लेते हैं, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड कर देते हैं। जी ठीक है, तो हम एंडिंग की तरफ चलते हैं। तो आप हजरात ने ज्वाइन किया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह तबारक व तआला आप तमामी हजरात को खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाएँ। आसिम इफ्तिखार साहब का भी खूब खूब शुक्रिया कि आसिम इफ्तिखार साहब ने एक ही दावत पर लब्बैक का और यहाँ हाज़िरी देकर आप हजरात को जो कुछ भी है मुख्तसर वक्त में। फोन आ रहा है तो वही का है, फोन आ गया वाली का भाई का सऊदी का। आप अनम्यूट करना पड़ेगा हजरात को। मम्मा मम्मा ऑफ करना पड़ेगा। एक सेकंड, मम्मा। ये ऐसा म्यूट वाला नहीं रखें तो ये मम्मा पापा हो जाएगा पूरी पूरी जो है वो वर्कशॉप के अंदर। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का। अल्लाह तबारक व तआला आपको खूब जज़ा खैर अता फरमाए। हमने यूट्यूब पर भी लाइव कर दी, वहाँ भी ये रिकॉर्डेड है, और इसके रिकॉर्डिंग लिंक अब आपको अगर चाहिए होगी तो डायरेक्टली यूट्यूब पर आप जा सकते हैं, वहाँ मुफ्ती अब्दुल्ला मिनहाज के चैनल पर, वहाँ से लेकर आप हजरात दोबारा भी सुन सकते हैं, आगे इसको शेयर भी कर सकते हैं। बाकी रिकॉर्डिंग लिंक जो हमारे ग्रुप हमने बनाया, जिस ग्रुप में आप ऐड हैं, उसके अंदर भी रिकॉर्डिंग लिंक इसकी कुछ ही देर के बाद आ जाएगी। ये एक वर्कशॉप है। आगे इस्लामी के एतबार से भी जो महीने चल रहे होते हैं वो भी वर्कशॉप इसके अंदर ऑर्गेनाइज की जाती है। जैसे कि इससे पहले हमने मुहर्रम के सिलसिले में की थी, अभी इरादा है रजब के सिलसिले में, या रजब नहीं तो कम से कम रमज़ान के सिलसिले में एक वर्कशॉप हो। वो फ्री वर्कशॉप होती है, ये ग्रुप ही फ्री के लिए बना हुआ है ताकि आप हजरात जुड़ें और कुछ ना कुछ सीख जाएं और अपने क्वेश्चन आंसर करके अपने सवालात को हल कर लें बाकायदा। लेकिन मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तहत 2 कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे कि इससे पहले शुरू में हमने कहा, और इन 2 कोर्स को वापस से शुरू किया जाएगा रमज़ान के बाद। रमज़ान के बाद अरबिक लर्न कुरानिक अरबिक जो कोर्स है हमारा वो दोबारा शुरू होगा,
बेसिक इस्लामिक स्टडीज़ 5 मंथ का कोर्स है, जिसके अंदर हम 7, 8, 9 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। अकायद, मसाइल, सीरत, तजवीद, हदीस, सुनन, आदाब, तफसीर। तो इस तरह के 8-9 सब्जेक्ट आप 5 महीने के अंदर पढ़ सकते हैं। और उसकी फैसिलिटीज़ के अंदर से एक ये भी थी कि हमने आप हजरात को वर्कशॉप फ्री रखा था। अब ग्रुप में आप ज्वाइन हो गए हैं, अब लाइफ टाइम जब तक भी हम करते रहेंगे कोई भी वर्कशॉप मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के थ्रू, तो ज़रूर आपको इनवाइट करेंगे। ऑटोमेटिकली आपको वो लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और इसको शेयर भी कर सकते हैं। हमारे आसिम इफ्तिखार साहब भी माशाल्लाह एक इदारा चला रहे हैं किस इंस्टीट्यूट के नाम से। अल्लाह तबारक व तआला उसमें बरकत अता फरमाए। और उसके अंदर जो उनका पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से मॉडर्निज़्म और इस्लाम, तो इस्लाम और जो मॉडर्न थॉट है उसको सामने रखकर वो पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हम इस्लाम को सामने रखें, इस्लाम को मुक़द्दम रखें, और जितनी भी आगे आइडियोलॉजीज़ है, चाहे वो मॉडर्निज़्म हो, सेकुलरिज़्म हो और लिबरलिज़्म हो, इन तमाम को समझें अंदर जाकर। और चूँकि इनको ज़बान पर उबूर है, तो उसी ज़बान के अंदर ये समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी खिदमात हैं। आप हज़रात जुड़े हैं, अल्लाह तबारक व तआला जुड़ा रखें। जुड़े रहने से क्या होगा कि थोड़ा बहुत जो हमारी तरफ की सरगर्मियाँ होंगी, वो इंशाअल्लाह उससे आप वाकिफ़ होते रहेंगे। और जैसे-जैसे वाकिफ़ होते रहेंगे, जुड़ते रहिएगा, खुद भी फ़ायदा उठाइएगा, दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। तो एंड करते हैं, चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी किसी वर्कशॉप के अंदर। और हमारी क्लासेस चूँकि आखिरी महीने की चल रही है, तो हमारा ये मामूल रहा था इससे पहले भी कि जैसे कि अगर कोई अहम टॉपिक के ऊपर क्लास के अंदर गुफ्तगू अगर मुझे करनी हुई, तो मैं उस दिन की क्लास को पब्लिक कर देता हूँ। तो ये जो हमने ग्रुप बनाया है मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफिशियल, तो उसके अंदर क्लास की लिंक शेयर कर दी जाएगी। उसके ज़रिए आप उस दिन की क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको ट्यूटोरियल वगैरह या देखना है डेमो वगैरह, तो उसके लिए मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ही चैनल यूट्यूब का, टेलीग्राम वगैरह है। अलबत्ता आप अगर यूट्यूब चैनल को अगर विज़िट कर लेंगे, तो वहाँ काफ़ी वीडियोज़ अभी हैं। फ़िलहाल रमज़ान के अंदर हमने इरादा किया है कि इस तरह की जो क्लासेस हमारी हुई हैं और इस तरह की जितनी सरगर्मियाँ मिनहाज ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के तहत हुई है, वो उसी चैनल पर अपलोड कर दी जाए, ताकि आप हज़रात को खूब पता चल जाएगा कि हाँ, ये किस तरीके से क्या काम हो रहा है। आप इंटरेस्टेड होंगे तो उसको जॉइन कर सकते हैं, या कम से कम उसको शेयर कर सकते हैं, सदक़े जारिया के तौर पर या खैर की नियत से शेयर कर सकते हैं। ठीक है, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।